कैसे हो दोस्तों? मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही थी और वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बढ़िया समझ में भी आ रही है, आप बढ़िया उसका रसपान कर रहे हो, अच्छी बात है। पर वो बच्चे जो रसपान नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है, तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और पुनः उसको देखने की कोशिश करिए। और पुनः उसको देखोगे तो अपने आप बातें समझ में आ जाएंगी। साथ में किताब कॉपी जरूर रखिएगा ताकि उन शब्दों को, उन नामों को आप अपनी कॉपी में रखिए। और वीडियो देखने से पहले आप पूर्व की बातों को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, तो देखिए आपको वीडियो अपने आप समझ में आते रहेंगे। तो हम चल रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर में समाजवादी क्रांति, साम्यवादी क्रांति, बेल्शेविक क्रांति जो 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रशिया में हुई। अब हम लेनिन को भी पढ़ चुके हैं, लेनिन के पढ़ने के बाद में हम कई सारी अन्य बातों को भी पढ़ चुके हैं, पर अब लेनिन की होगी मृत्यु 1924 में। और अब हमें उसकी मृत्यु के आगे जो 1924 से 1953 तक का जो एक कालखंड रहा, हमें उसको थोड़ा सा देखना है। तो हमें देखना है स्टालिन के समय का क्या रहा, और साथ में ये देखना है कि इस समाजवादी क्रांति का प्रभाव क्या रहा। हमें ये दो बातों को आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है, और दो बातों को कंप्लीट करके हमें बहुत सारी चीजें और है जिसको आज के लेक्चर में ही कंप्लीट करते चलना है, समझते चलना है। तो भैया स्टालिन साहब 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद में बने प्रमुख। स्टालिन के साथ में एक और व्यक्ति था, ट्राटस्की करके व्यक्ति था, जो लेनिन के साथी था। और लेनिन के दो प्रमुख व्यक्ति थे, स्टालिन और ट्राटस्की। दोनों ही समाजवाद को मानते थे और दोनों समाजवाद को मान के रशिया में समाजवाद को बढ़ाना चाहते थे, सर्वहारा क्रांति को वो पूर्ण करना चाहते थे। और इसी बात को लेकर ट्राटस्की और स्टालिन के बीच में मतभेद हुए। मतभेद ये हुआ कि स्टालिन की सोच कहीं और जा रही थी और ट्राटस्की की सोच कहीं और जा रही थी। ट्राटस्की की सोच थी कि भैया जो सर्वहारा क्रांति है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूरे विश्व में होनी चाहिए, और पूरे विश्व में हर जगह पर सर्वहारा को आप सचेत करिए, चिंतन में लगाइए, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो और वो समाजवाद को स्थापित करने के लिए आगे आए। ये किसकी सोच थी? ये ट्राटस्की की सोच थी। और ट्राटस्की कार्ल मार्क्स की विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रभावित। पर स्टालिन जो था थोड़ा व्यवहारिक किस्म का प्राणी था, और ट्राटस्की का कहना था कि भैया 1917 में जब से समाजवादी क्रांति हुई तो पूंजीवादी देश हमसे दुखी हो चुके हैं, और वो चाह नहीं रहे कि भैया समाजवाद उनकी जगह पर आए, उनके देशों में आए। अगर समाजवाद उनके देशों में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से राज्य की शक्ति में बढ़ोतरी होगी, व्यक्ति की शक्ति में कमी आएगी। और यही बात को लेकर स्टालिन ने कहा कि भैया इन देशों में अगर समाजवाद को लाने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और हमारा समाजवाद एक ही जगह पर मर जाएगा। तो क्यों ना हम रशिया में ही समाजवाद को बहुत अधिक मजबूत करें, एक मॉडल तैयार करें और इस मॉडल को इतना सफल बनाएं कि अन्य देश की आम जनता इस मॉडल से प्रभावित होकर अपने राज्य में भी समाजवाद को स्थापित करने की मांग करने लगे। और इस बात पर मतभेद हुआ ट्राटस्की के साथ में। और ट्राटस्की ने कहा कि भैया आप कार्ल मार्क्स की विचारधारा के साथ विश्वासघात कर रहे हो। पर इस मतभेद में स्टालिन की जीत हुई और ट्राटस्की को रशिया छोड़कर जाना पड़ा, और स्टालिन ने फिर बाद में 1924 से लेकर 1953 तक के रशिया की भागदौड़ को संभाला। जब तक के स्टालिन रहा उसने विकास के कई आयाम छुए। उसके द्वारा विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई गई, 5 साल की योजना जैसे भारत में चली थी आजादी के बाद में 1950 से लेकर 2017 तक की 12 पंचवर्षीय योजना चली। उसने इस विकास की योजना के माध्यम से औद्योगिकरण किया। क्या किया? औद्योगिकरण किया। औद्योगिकरण के कारण रोजगार मिला। क्या मिला? रोजगार मिला। और रोजगार मिलने के बाद में जो रूसी समाज था, उस रूसी समाज की स्थिति में भी परिवर्तन आया सकारात्मक रूप से 1917 की तुलना में। और ये सब जब परिवर्तन आया, परंतु कुछ बातें हमें ये भी दिखाई दी कि भैया इस समय में शिक्षा का तो बहुत अधिक प्रसार हुआ, परंतु राज्य की जो भूमिका थी वो राज्य की भूमिका में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई। और राज्य की भूमिका में लगातार बढ़ोतरी मतलब व्यक्ति की भूमिका में और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं क्या आई? कमी आई।
और ये जब कमी आई तो इसके कारण स्टालिन को कई बार लोगों के द्वारा नकारात्मक रूप में अभिव्यक्त भी किया जाता है कि उन्होंने तानाशाही पूर्वक शासन करने की कोशिश की। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस समय की कंडीशन क्या थी, क्योंकि आपको न्यूट्रल बन के चलना है, ना किसी के पक्ष में जाना ना किसी के विपक्ष में जाना। बस आपको इस बात पर गौर करते चलना है कि उसके समय में क्या क्या उपलब्धियां थी, साधन क्या थे, साध्य क्या था, इन बातों को आप ध्यान में रखें। बस इसके बाद में जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो प्रभाव इसका बहुत अधिक व्यापक रहा। इंटरनेशनल लेवल पर इस विचारधारा का प्रभाव इतना ज्यादा रहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी इसने कहीं ना कहीं प्रभावित किया। आपने एम.एन. रॉय का नाम सुना होगा। मैं आपको इसके बाद के लेक्चरों में जब कभी पढ़ाऊंगा राज्य व्यवस्था तो एम.एन. रॉय नाम जरूर लूंगा, जिन्होंने पहली बार संविधान सभा के निर्माण की बात 1934 में रखी। तो भैया वो एम.एन. रॉय साहब समाजवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं थोड़े रूप में प्रभावित थे, और वल्लभ भाई पटेल भी। पर वल्लभ भाई पटेल थोड़े से सुलझेपन से वो समाजवाद के माध्यम से तानाशाही को स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू साहब भी नहीं थे। तो भैया समाजवाद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मैं भारत में बता रहा हूँ कि भारत में क्या प्रभाव पड़ा। कभी कभार एक एरा से दूसरे एरा, मतलब एक घटना का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछने की ये यूपीएससी की थोड़ी सी मंशा आदत रही, ताकि बच्चा विश्व की घटना का भारत में पढ़ने वाले बातों का अवलोकन कर पाता है कि नहीं। आइए आज जब पढ़ेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं प्रभाव ये पड़ा कि भैया सबसे पहले 1917 में जब क्रांति हुई तो जार का शासन था, और जार का शासन क्या हो गया इसके बाद समाप्त। जार का शासन समाप्त हुआ। जार का शासन समाप्त हो जाने के साथ ही हमें दिखाई देने लगा जो राज्य में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे वो भी क्या हो गए, समाप्त। जब विशेषाधिकार वर्ग समाप्त हो गए तो स्वाभाविक रूप से समाज में क्या आई, समानता आ गई। क्या आई, समानता आ गई। अब ये समानता जब हो गई तो स्वाभाविक रूप से लिंग के आधार पर भी अब भेद क्या होने लगे, समाप्त। लिंग के आधार पर जब भेद समाप्त होने लगे तो महिला की स्थिति में भी क्या है, उछाल आया। दूसरी बात आगे, ये जो क्रांति चली थी, इस क्रांति के बाद में जो पंचवर्षीय योजना स्टालिन के द्वारा लगाई गई थी, इस स्टालिन के द्वारा योजना लगाने के कारण रशिया में 12% के करीब करीब जीडीपी ग्रोथ रेट लेकर चल रहा था। 1925 से लेकर 1930 तक के लगातार ग्रोथ रेट बनी रही, जो विश्व में एक अजूबा के तरह था। और इसी समय में 1929 में जब विश्व मंदी आई तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई, गिर गई, पड़ गई, जिसमें अमेरिका तो पूरी तरह गिर गया। उसके बाद में लोगों का आकर्षण इसकी तरफ होने लगा। लोगों का आकर्षण जब इस तरफ होने लगा तो स्वाभाविक रूप से समाजवाद का प्रसार हुआ। किसके बाद, आर्थिक मंदी के बाद। इसी के साथ में हमें एक और चीज दिखाई देने लगी कि भैया जितने उद्योग थे उन उद्योगों में रहने वाले मजदूर, उन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की बात ये समाजवाद कहने लगा। तो 1919 में राष्ट्र संघ के द्वारा ILO की स्थापना की गई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसका प्रतिनिधित्व करता है और किसके विषय में बात करता है, वो समाज में श्रम कानूनों से संबंधित बात करता है, श्रमिकों के विषय में बात करता है, उनके शुभचिंतक के रूप में कार्य करता है। ये किसके बाद हुआ, रशियन क्रांति के बाद में। ये किसके बाद हुआ, वेल्शेविक क्रांति के बाद में। ये किसके बाद हुआ तो भैया ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में ये हमेशा कहता था कि भैया जो समाज रहता है उस समाज में सबसे निचले व्यक्तियों का लगातार शोषण होता है, अगर देश में लोकतांत्रिक सरकार हो तो भी। पर अगर कोई विदेशी अगर आकर शासन करने लगेगा तो भैया उस शोषण की जो दर रहेगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके माध्यम से उसने साम्राज्यवाद का क्या किया, विरोध किया। साम्राज्यवाद का विरोध किया, उपनिवेशवाद का विरोध किया। और उपनिवेशवाद का जब उसने विरोध किया तो कहीं ना कहीं उपनिवेशों के समर्थन में कि भैया आपको आजादी के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, ये बात सामने।
उपनिवेशों का स्वतंत्र करने का महत्वपूर्ण रूप से पक्ष स्टालिन भी था और समाजवाद भी था। तो भैया ये बदलाव हमें दिखाई दिया। ये सब जब बदलाव आए तो इस बदलाव के बाद में एक और नकारात्मक रूप से बदलाव आया कि भैया पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में तू मैं खड़ी हो गई। और ये तू मैं 1917 से ही थी, परंतु ये अप्रत्यक्ष रूप से थी। और समाजवाद के कारण आपको मैं बता देता हूं कि हिटलर जो था वो इतना बड़ा बन पाया। कैसा है मैं आपको बताता हूं। हिटलर जो था वो 1933 के करीब करीब चांसलर बना और लगातार वर्साई की संधि जो हुई थी उसके प्रावधानों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। तो भैया वो हमेशा दो बातें करता था। वो कहता था कि मैं वर्साई की संधि को तोड़ूंगा और अपने देश में समाजवाद को भी नहीं लाने दूंगा। तो समाजवाद से डरता कौन था? पूंजीवादी देश। और पूंजीवादी देश में कौन था? फ्रांस और इंग्लैंड। तो स्वाभाविक रूप से फ्रांस और इंग्लैंड हमेशा हिटलर की इस बात में समर्थन करते थे कि भैया चलो ये वर्साई की संधि के प्रावधानों को तोड़ना चाहते हैं तोड़ने दो, पर अपने यहाँ पर वो समाजवाद तो आने नहीं देगा। जब जर्मनी में ही समाजवाद रुक जाएगा तो ना तो फ्रांस में समाजवाद आ पाएगा ना इंग्लैंड में समाजवाद आ पाएगा। तो मतलब तुष्टीकरण के कारण हिटलर कहीं ना कहीं एक छोटे से नेता से बड़ा नेता बन गया। और यही कारण रहा कि जब ये तू मैं 1917 से लेकर 1939 तक के अप्रत्यक्ष रूप से थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगी। और प्रत्यक्ष रूप से जब दिखाई देने लगी तो नकारात्मक रूप से हमें कोल्ड वॉर या शीत युद्ध दिखाई दिया, जिसके कारण शस्त्रों की होड़ चली, जिसके कारण आइटम बॉम्ब बनने लगे, जिसके कारण स्टार वॉर शुरू हो गया, जिसके कारण नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाने लगी। अब उपनिवेशों को बनाने की प्रकृति ही बदली। ये नकारात्मक रूप से भी पॉइंट, सकारात्मक रूप से ये पॉइंट रहे, नकारात्मक रूप से हमें ये पॉइंट दिखाई दे। जब ये सब पॉइंट हुए तो इसके बाद में एक प्रश्न मैंने आपसे फ्रांस की क्रांति में पूछा था कि भैया फ्रांस की क्रांति एक अधूरी क्रांति है और रशिया की क्रांति एक पूर्ण क्रांति है। तो फ्रांस की क्रांति कैसी थी आपको पता होना चाहिए। फ्रांस की क्रांति और रशिया की क्रांति में आप अंतर करिए, और अंतर करने के बाद में कल जैसे ही मैं लेक्चर पे आऊंगा तो सबसे पहले यही प्रश्न पर डिस्कशन करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो प्रश्न लिखिएगा, फ्रांस की क्रांति एक अधूरी क्रांति थी, रशिया की क्रांति पूर्ण क्रांति थी, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। इसी के साथ हम रशियन क्रांति को यहाँ समाप्त करते हैं और कल से मुसोलिनी और हिटलर को शुरू करेंगे। मुसोलिनी हिटलर को पढ़ने के साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हमारा शुरू होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के बाद समाजवाद। तो अधिक से अधिक 8 से 10 लेक्चर आपके लिए रहेंगे। उसके बाद में हम एक नए सब्जेक्ट के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री का ही हम कला एवं संस्कृति, जो सबसे ज़्यादा नंबरिंग पोर्शन आता है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन दबाने के लोगों को कहिए ताकि उन लोगों तक के नए नए वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।